Hello friends, welcome to Paralegal Study. In this lecture we will analyze our unit 11, that is sustainable human development. So friend, this is the most important unit for the exam point of view, and sustainable development goal or sustainable human development is most important topic in the UPSC also, and in other competitive exam and even in the interview also. सो आपको इसको बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करनी होगी, और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज के दिन समय की नीड भी है, क्योंकि जिस हिसाब से इन्वायरमेंट के आप प्रॉब्लम्स देख रहे हैं पूरी दुनिया में, फ्लड, कहीं पे ड्रोट, कहीं पे साइक्लोन, कहीं पे ठंड इतनी ज़्यादा है, एक्सट्रीम लेवल पे ठंड हो जाती है, कभी एक्सट्रीम लेवल पे गर्मी हो जाती है। इसके अलावा वेरियस टाइप की प्रॉब्लम्स आप देख रहे हैं पूरे इन्वायरमेंट में, जैसे पानी जो है, ग्राउंड लेवल जो वाटर है वो कितना ज़्यादा कम होता जा रहा है, रिवर जो हैं वो पोल्यूटेड होती जा रही हैं। इसके अलावा जो आपने देखा होगा फॉरेस्ट में जो कई बार फायर, आग लग जाती है जंगलों में, पूरी दुनिया के अलग अलग जगहों पे ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर आप कोस्टल एरिया में देखो, हर बार कभी केरला, कभी तमिलनाडु, कभी उड़ीसा, अलग अलग साइक्लोन आते रहते हैं। तो सिंपल सी अगर हम बात करें कि अभी इन्वायरमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत इम्पोर्टेंट है हर किसी एग्ज़ाम के लिए। आज ही मैंने न्यूज़ एनालिसिस जो हमने पूरा स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को देखते हैं, तो इन इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ऑल्सो वी स्टडीड द इम्पोर्टेंस ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉर द कैट एग्ज़ाम्स। क्योंकि आज हमने उसमें देखा था कि जो कैट MBA की जो तैयारी कर रहे हैं जो स्टूडेंट, तो मैंने वहाँ पे उसमें न्यूज़पेपर में मैंने आपको वहाँ पे पॉइंट आउट किया था कि उसके लिए अब इन्वायरमेंट जो टॉपिक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो रिलेटेड टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं। ठीक है, तो इसकी तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी भी चाहिए। और ये तो मैं अक्सर आपको कई बार शायद रिपीट कर चुका हूँ कि आपका जो टॉपिक है, ये गुड गवर्नेंस इश्यूज एंड चैलेंजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इस सब्जेक्ट के आपके ऊपर आपकी पकड़ अच्छी बन गई ना, तो आपको बहुत इससे फ़ायदा होने वाला है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये है फ्रेंड्स ह्यूमन डेवलपमेंट जो यूनिट, उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन अगर हम देखें कि व्हाट डू मीन बाय सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट। सो फ्रेंड्स, द ह्यूमन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, और वी कैन से ह्यूमन डेवलपमेंट, सबसे पहले हमें समझना होगा कि सस्टेनेबल का क्या मतलब होता है। सस्टेनेबल का मतलब ही है यहाँ पे एम्स टू ट्रांसफॉर्म आवर वर्ल्ड। मतलब सिंपल सी बात है, जो हमारा वर्ल्ड है, अभी आप सोचिए, देखो ये जो पूरी जितनी भी मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई, इसके सेंटर में कौन है? इसके सेंटर में एक ही चीज़ है, वो है इकोनॉमिकल अप्रोच ऑफ द डेवलपमेंट, कि हम हर चीज़ को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चश्मे से देखते हैं। इवन लोगों को भी, जिनके पास पैसा है, हमारे लिए वही डेवलप्ड है। जिसके पास पैसा नहीं है लेकिन वैसे वो बहुत खुश है, उसको नींद भी अच्छी आती है, वो इन्जॉय करता है, अपने बच्चों के साथ खेलता है, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता है, हंसी मजाक करता है, लेकिन बस पैसे नहीं है, तो हमारे लिए वो पर्सन फिर कुछ नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो इकोनॉमिक सेंटर ना हो के ह्यूमन सेंट्रिक हो, ये एक सिंपल सा है, और ऐसी ही दुनिया की हम कामना करते हैं। So the sustainable development goal aims to the transform our world, and they are called to action to end poverty, inequality, and protect the planet, ensure that all people enjoy healthy, justice and prosperity। तो ये सारी चीज़ें आएंगी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, जहाँ पे इनइक्वालिटी को रिमूव करने की बात, प्लेनेट जो अर्थ है उसको प्रोटेक्ट करने की बात, जो पॉलिसीज़ हैं वो ज़्यादा इको फ्रेंडली, हेल्थ, जस्टिस, प्रोस्पेरिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीज़ें लोगों को प्रोवाइड कराना, तो ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर आएंगे आपके। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। अब इसमें क्या है, तो सबसे पहले अगर हमें समझना होगा इसमें कि किस तरीके से कॉन्सेप्ट ये अराइज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1972, क्योंकि हमें पहले बैकग्राउंड अगर हम देखें थोड़ा कि 1972 से पहले हुआ क्या। एक तो उस दौरान कोल्ड वॉर हुआ 1962 में,
उससे पहले थोड़ा चले जाओ कि जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उसी दौरान वर्ल्ड वॉर सेकंड भी हुआ था 1939 से 45 के बीच, 42 40 एक्चुअल में वो एग्जैक्ट जो है वो तो 44 आप उसको लेके चलो। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उससे पहले अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ और बहुत सारी इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम्स आई, ठीक है। तो बाद में 1972 को क्या हुआ, द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट तो बाद में आया है, लेकिन 1972 में मीन्स प्रायर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट environmental concerns were viewed in the terms of limit to growth. So सिंपल से हम बात करें द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, फिर से बोलता हूँ, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट हेल्ड इन स्टॉकहोम इन 1972। स्टॉकहोम में एक मीटिंग बुलाई गई जिसको क्या नाम दिया गया, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो स्टॉकहोम में जो ये मीटिंग बुलाई गई थी 1972 में, इसमें पहली बार एक वर्ड निकल के आया सामने, वो है लिमिट्स टू ग्रोथ। इट सिंपली मीन्स दैट जो पहले इंसान है उसने अपनी ग्रोथ के चलते इन्वायरमेंट को इतना ज़्यादा हार्म किया है, तो उसी को लिमिट करने की ज़रूरत है। ये सबसे पहले कॉन्सेप्ट अराइज हुआ। बाद में अगर हम देखें इन 1987 एक अनदर मीटिंग जो है वो बुलाई गई जिसको बोलते हैं द वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। ये जो कमीशन है इसको अपॉइंट किया गया कि आप एक रिपोर्ट दीजिए, किससे रिलेटेड, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या फिर हम सिंपल सी बात करें कि जो डेवलपमेंट पीपल फ्रेंडली ज़्यादा हो। तो वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट WECD, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है उसको नाम दिया आवर कॉमन फ्यूचर, और ये रिपोर्ट 1987 में आई। इसमें इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट टाइम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन को राइज किया, और इसी जो ये सबमिट है, ये कमीशन है जो WCED, इसी कमीशन का दूसरा नाम है ब्रूंडटलैंड रिपोर्ट। तो कई जगह आपको वो ब्रूंडटलैंड रिपोर्ट दिखाई देगा, कई जगह आपको ये WCED वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट दिखाई देगा, कई जगह आपको आवर कॉमन फ्यूचर भी दिखाई देगा। इन सब का मतलब एक ही है, पर नाम आपको ये सारे पता होने चाहिए। तो इन सब में मीन्स इसमें क्या फोकस किया गया कि सबसे पहले ह्यूमन डेवलपमेंट की एक बेसिक सी हम डेफिनेशन निकाल दें। तो इन्होंने क्या बोला इस रिपोर्ट में, इन्होंने कहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट विच मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशंस नीड। कि आज में जो आप फॉर एग्जांपल हम रिवर से पानी यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम इसके अलावा ग्राउंड वाटर को यूज़ कर रहे हैं, कोयला जो है उसको हम निकाल रहे हैं ज़मीन से, मेटल्स और मिनरल्स को हम निकाल रहे हैं, तो नो डाउट वो हमारी नीड है आज के दिन, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर नीड। सिंपल सी बात है, हमारा डेवलपमेंट का जो क्राइटेरिया हो वो ये हो कि आज के लोग हैं, जो पीपल हैं, उनको भी फ़ायदा मिल जाए, उनकी भी जो उनकी ज़रूरतें हो फुलफ़िल हो जाएं, और फ्यूचर्स में जो जनरेशन आएगी वो भी अधूरी ना रहे, उनको भी ये सारी चीज़ें मिले। ऐसा ना हो कि उनके पास कोयला ही ना बचे, उनके पास मिनरल रिसोर्सेज ही ना बचे, उनके पास जंगल ही ना बचे, उनके पास रिवर ही ना बचे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बोलता है ब्रूंटलैंड रिपोर्ट में बात की गई आवर कॉमन फ्यूचर से रिलेटेड। इसी में ही ब्रूंटलैंड रिपोर्ट में ही आगे बोला गया कि 8 ऑब्जेक्टिव होने चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। उसमें क्या क्या, क्वालिटी पे जोर, जॉब, फूड, एनर्जी, वाटर, सैनिटेशन, ये सब असेंशियल आइटम्स प्रोवाइड करना, पॉपुलेशन जो है उसमें सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करना, मीन्स ऐसा नहीं हो कि पॉपुलेशन बुरी तरीके से बढ़ती ही जा रही, तो उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी जो है वो ऐसी हो जो ज़्यादा पीपल फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग को बेहतर किया जाए, और पूरी दुनिया में एक इंटरनेशनल जो कोऑपरेशन है वो किया जाए। तो ये सब इन्होंने 8 ऑब्जेक्टिव्स को भी सेट किया ब्रूटलैंड रिपोर्ट ने। बाद में धीरे धीरे चल के हम देखें कि 1992 में अर्थ समिट होती है रियो दे जनेरियो, ब्राज़ील में। इस अर्थ समिट को किसने होस्ट किया था, तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट। तो इसमें इस कॉन्फ्रेंस को ही बोला गया है अर्थ समिट, ये ब्राज़ील में हुई थी 1992 में। इसमें जो टारगेट रखा गया वो रखा गया कि जो लिमिट टू ग्रोथ जो 1972 में हमने देखा था, स्टॉकहोम जो डिक्लेरेशन के दौरान जो बात की गई थी, तो लिमिट टू ग्रोथ से अब हमें शिफ्ट होना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में।
ये इनका फोकस था। और इन्होंने बाद में अगर हम बात करें तो इनका टारगेट यही था कि जैसे पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, इनइक्वालिटी को रिमूव करना है, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, ये कुछ बेसिक चीज़ें। और वैसे भी मैंने जो आपको बताया कि ब्रुंडटलैंड जो रिपोर्ट आई थी उसमें जो कुछ ऑब्जेक्टिव की बात की गई थी वो भी इसमें शामिल किए गए। फिर बाद में 2000 एक्चुअल में ये जो रिपोर्ट जो मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें 2015 तक का टारगेट रखा गया था। जो आवर अर्थ समिट की जो मैंने बात की, तो इसमें 2015 तक के टारगेट को सेट किया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत, लेकिन वो फुलफिल नहीं हो पाया। और 2015 तो आपको निकल ही गया, आपको पता ही है, अभी 2022 में हैं हम। तो फिर 2016 में फिर से एक मीटिंग बुलाई गई और इसमें क्या हुआ, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है, जिसको हम UNGA भी बोलते हैं, उस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सभी मेंबर्स ने 193 मेंबर्स जो हैं, आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 193 मेंबर हैं, उनको बुलाया गया और 17 गोल को टारगेट किया गया कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हम प्रॉपर 17 जो टारगेट है उसको सेट करते हैं और 2030 तक इसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये जो 17 गोल हैं फ्रेंड्स, ये यूनिट 5 जिसने नहीं देखी है तो आप जाके देखें, वहाँ पे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड बिल्कुल मैंने अच्छे से आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो उन 17 जो डेवलपमेंट गोल है उसमें जैसे सिंपल कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊं कि एम्पावरमेंट देनी है वुमेन को, डाउन ट्रोडन पीपल को। इसके अलावा इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, हंगर जो है उसको ख़त्म करना है। ठीक है, जो टेक्नोलॉजी हो ज़्यादा पीपल सेंट्रिक, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होनी चाहिए। ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको देखने हैं। तो ये पूरा हमारा आ जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में। नेक्स्ट हमारा है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट। अब इसमें क्या है, तो इन द फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट विच इज़ पब्लिश्ड इन द 1990 बाय द UNDP मीन्स यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, द ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच वॉज इंट्रोड्यूस्ड which focused on the human life instead of the economy, and they also focused that the peoples are wealth of a nation. तो इस 1990 में जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो ये रिपोर्ट है, जिसको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भी कहते हैं, उसमें बोला गया कि पीपल्स आर वेल्थ ऑफ द नेशन एंड जो हमारा फोकस होना चाहिए मीन्स डेवलपमेंट अप्रोच में हमारा फोकस पीपल सेंट्रिक होना चाहिए एज कंपेयर टू द इकोनॉमिक सेंट्रिक। सिंपल सी हम भाषा में बात करें तो उन्होंने इस चीज़ पे जोर दिया कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए एवरी इंडिविजुअल एंजॉय द फ्रीडम, एवरी इंडिविजुअल्स हैव चॉइस टू डेवलप देयर फुल पोटेंशियल एंड एवरी इंडिविजुअल्स हैड ए रीजनेबल चांस ऑफ लीडिंग प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव लाइफ। तो इन सब चीज़ों पे इन्होंने जोर दिया जो कि पीपल सेंट्रिक अप्रोच ज़्यादा है। लेटर इसी कॉन्सेप्ट में हम बात करें कि two important economists means Professor Amartya Sen and Mehboob ul Haq. According to these economists, human development is also considered as development of the richness of the human lives, not the wealth of the economy. And human development is considered as the process of expanding the real freedom that people enjoy. And it also provides better opportunity for the people for achieving their long and healthy life and access to the knowledge and access to the basic needs and standards, and it means the overall development of the political, economically and the social development with the freedom, absolute freedom. तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है उसमें इन्होंने यही सब बातें बोली हैं कि ज़्यादा सोशल फ्रीडम, इकोनॉमिकल फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम मिले, इसके साथ साथ जो लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ को लोग इन्जॉय करें, अपॉर्चुनिटी उनके पास हो, और इकोनॉमिक वेल्थ के साथ साथ रिचनेस को सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाए। कि आपने कई बार देखा होगा कि लोग कई बेशक से उनके पास पैसा ना हो लेकिन रिचनेस, उनके अंदर खुशी, उनके अंदर उमंग, एक पॉजिटिविटी वो उनके पास ज़्यादा रहती है। सो दिस ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। और नेक्स्ट टॉपिक इज sustainable human development and overview. So the human development report, which was published in the 1991 and later in the 1994, conclude that the human
development report is pro people, pro job, pro nature, and which gives the highest priority of the poverty reduction, productive employment, social integration and the environmental regeneration. तो इसमें जो 1994 वाली रिपोर्ट है उसमें भी इस चीज़ पे भी जोर दिया गया कि पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना है। सोशल इंटीग्रेशन का मतलब है गवर्नमेंट, प्राइवेट एंटिटीज़ एंड द सिविल सोसाइटीज़ को साथ लेके हमें आगे बढ़ना है। पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट के हाथ में या तो कंट्रोल होता था या प्राइवेट प्लेयर, जैसे यूएसए का जो मॉडल है कैपिटलिस्ट मॉडल, बट नहीं, सोशल इंटीग्रेशन की बात की गई। इन्वायरमेंट को फिर से रीजनरेट करने की बात की गई, चाहे उसमें प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना हो, और ये बहुत सारे जो स्टेप हैं इसमें उठाने की बात की गई। Later, in the goal of the human development, sustainable human development emerged in the 1995, and which also known as the World Summit. And another name of World Summit is the Copenhagen Declaration. So 1995 में फिर कोपहेंग डिक्लेरेशन होता है, उसी को वर्ल्ड समिट भी बोलते हैं, और उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात की गई एंड रीजनरेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, प्रमोटिंग एम्पावरमेंट ऑफ द पार्टिसिपेशन, and it gives the importance to the people welfare, security instead of income, and the attainment of the objective of SHD means sustainable human development, means the sound governance, good governance, equality and north south partnership. north south partnership का मतलब है कि नॉर्थ वो कंट्री होती है जो डेवलप नेशन है, और साउथ मतलब जो पुअर नेशंस है, जो अफ्रीकन कंट्री, डेवलपिंग नेशन जिसमें इंडिया भी आएगा, तो ये सब साउथ कंट्रीज़ बोली जाती हैं। तो नॉर्थ और साउथ के बीच पार्टनरशिप हो, उनके बीच कोलैबोरेशन हो, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफॉर्मेशन हो, एनवायरनमेंट में एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट हो सिविल सोसाइटीज़ का, और डाउन ट्रोडन और वुमेन को स्पेशल फोकस किया जाए उनके एम्पावरमेंट में। तो ये सब जो टारगेट है ये सेट किए गए थे वर्ल्ड समिट में, और उसी का ही जो दूसरा नाम है वो कोपहेंग डिक्लेरेशन। सो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। कोपहेंग डिक्लेरेशन क्या था, इसके अलावा जो अर्थ समिट है वो क्या है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990 क्या है, और इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2016 में जो उसके 17 जो गोल हैं वो क्या हैं, ठीक है, और उससे पहले लिमिट टू ग्रोथ, और ये जो सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये ध्यान रखनी है। तो फ्रेंड्स, ये पूरे चैप्टर से रिलेटेड आपको 3 से 4 पेज में अगर क्रीम नोट्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज और व्हाट्सएप पे या फिर मेल कर सकते हैं, और इस पूरे कोर्स से रिलेटेड आपको नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे, और 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से वो नोट्स होंगे। सो आप ईज़िली उनको बाई करके और पढ़ सकते हैं। अगर आप मेरा लेक्चर और नोट्स के साथ आप पढ़ेंगे तो मैं 200% गारंटी देता हूं कि आपको फिर इग्नू का मटेरियल उठाने की ज़रूरत नहीं है, और आपका एग्ज़ाम बेस्ट जाने वाला है। सो जो भी लेना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, मुझे मैसेज करें। थैंक यू सो मच।